राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सब थीम 4 है, विषय 4, आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर सेल्फ रिलायंस। इस उपविषय को समझेंगे और इस उपविषय में आप किन किन प्रोजेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं अपने स्थानीय स्तर पर, उसका भी सुझाव हम आपको देंगे। आशा है कि यदि आप इस सब थीम पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपको काफ़ी रास्ता दिखाएगा कि आप कौन सा प्रोजेक्ट चुनना चाहेंगे और इस सब थीम के तहत क्या क्या करना होगा, किस टॉपिक्स पे करना होगा काम। सबसे पहले इस सब थीम को समझें। सब थीम है कि जो इकोसिस्टम है हमारा, वह उससे हम सेल्फ रिलायंस, जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भरता, उससे हम कैसे जोड़ेंगे इकोसिस्टम को। आज इकोसिस्टम को बचाने के लिए पूरा वर्ल्ड सामने है, कई तरह की प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, परियोजनाएं चल रही है। विश्व स्तर पर ग्लोबल लेवल पे मीटिंग होती है, SDG, MDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इन सब में आप देखेंगे कि इकोसिस्टम को सेव करने के लिए कई पहल चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हर व्यक्ति को भोजन चाहिए, आवास चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो आखिर हम इस इकोसिस्टम का कैसे यूज करें। इकोसिस्टम तो चेंज हो रहा है, लेकिन इस चेंज होते हुए इकोसिस्टम में हमको भोजन मिले, हम स्वस्थ रहें, हमको समुचित पोषण हमारा हो जाए, हमको हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाए, इसको हम अपने आत्मनिर्भरता से कैसे जोड़ेंगे, यह सब थीम उसी थीम की तरफ इशारा कर रहा है आपको। आप जानते हैं कि पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण योजना और प्रबंधन का समेकित दृष्टिकोण है, जो पारितंत्र एवं मानवीय क्रियाकलापों के मध्य क्रियाशील पारस्परिक संबंधों की पहचान भी करता है तथा यह प्राकृतिक प्रबंधन, कृषि आधारित गतिविधियों जैसे संधारणीय कृषि, कृषि वानिकी, जानते होंगे आप, एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको आप कहते हैं, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, रेशम कीट पालन जिसको आप सेरीकल्चर कहते हैं, जलीय कृषि जिसको आप एक्वाकल्चर कहते हैं, सब मखाना का खेती होता है, ये सब एक्वाकल्चर में आता है। मधुमक्खी पालन जानते हैं, एपीकल्चर, काफी अभी जहाँ भी फल दार जहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, काफी मात्रा में बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं, लीची के बगीचे हैं, वहां पे आप देखेंगे कि मधुमक्खी कीट पालन जो सेरीकल्चर है वो बृहद मात्रा में पाया जाता है। उन जगहों पे कृषक या फिर मधुमक्खी कीट पालक है वो वहां उगाते हैं। इनके साथ साथ जो गैर कृषि आधारित गतिविधियां हैं, जैसे कृषि आधारित उत्पादों का मूल्य संवर्धन, आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि टमाटर, जो किसान है वो टमाटर रोड पर फेंक देते हैं, हमको उचित मूल्य नहीं मिलता है। जो टमाटर को उगाने में जो लागत लगा, जितना मेहनत लगा, लागत लगा, उसके अनुपात में उसका पैसा नहीं मिल पाता, जो व्यापारी है वो उसको नहीं दे पाते। तो उसका जो मूल्य संवर्धन कैसे हो तथा इसका जो पारितंत्र की क्रिया पर क्या आधारित होगा, उसको उसके बेस्ट कैसे बनेंगे पारितंत्र से, इकोसिस्टम से, उसे जोड़ना है। पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण, जिसको आप इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच कह सकते हैं, इसका उपयोग लोकल लेवल को विकसित करने या जलवायु परिवर्तन में जो लचीलापन ला सकते हैं हम, या जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा आपदा के जोखिम में कमी लाने हेतु परिदृश्य स्तर पर योजना बनाने के लिए भी होता है। क्लियर हो कि जलवायु परिवर्तन को हम अनुकूल कैसे बनावे। जलवायु परिवर्तन को रोक पाना आपकी बस की बात नहीं है, आप थोड़ा सा उसमें उपाय कर सकते हैं, वृक्षारोपण उपाय कर सकते हैं, पर्यावरण का दोहन नहीं करे कि आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो बृहद पैमाने पर हो रहा है। मोटर गाड़ियां चल रही हैं, युद्ध हो रहा, अभी रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ, कितने बम बारूद एयर में गए,
और एयर पॉल्यूशन हुआ, वहाँ टेम्परेचर बढ़ा, कई तरह के जहरीली गैसों का स्राव हुआ। तो अब ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन इसको आप अपने अनुकूलन कैसे डाल सकते हैं, कैसे अनुकूलित बना सकते हैं। एडेप्टेशन का मतलब आप समझते ही हैं कि सर्वाइवल उसी का होता है जो जीव अपने आप को वातावरण में या बदलते जलवायु में अनुकूलित कर लेते हैं, वो सर्वाइव रहते हैं, वरना वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि कई तो डायनासोर विलुप्त हो गया, चीलबाज भी अब आपको विलुप्त प्राय हो गया है। पहले चीलबाज बहुतायत मिल जाता था, अब कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये सब क्लाइमेट चेंज का असर है। तो इस तरह के दृष्टिकोण जैव आर्थिक आधार जो बायो इकोनॉमिक बेस होता है हमारा, उस पर लक्षित होते हैं, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग तथा प्रबंधन, प्राकृतिक स्रोत आधारित आजीविका, स्थानीय स्तर पर भोजन तथा सबों के लिए पोषण की पर्याप्तता और कल्याण इसमें निहित होता है। सबको पोषण मिले, सबको भोजन मिले, ठीक है, और प्राकृतिक स्रोत से हमारी आजीविका चले। हम एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर इंडस्ट्री की कमी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास जो नेचुरल खुद स्वरोजगार ढूंढे या स्वरोजगार नहीं ढूंढे तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है स्थानीय स्तर पर, उसके तहत हमको स्वरोजगार मिले, उससे हमारी आजीविका चले। यह जो इकोनॉमिक बेस्ड अप्रोच है इसका यह मुख्य उद्देश्य है। इस उपविषय के अंतर्गत बच्चों को संभावनाओं की पहचान करने की गुंजाइश होगी तथा वे धरती, जल और जीवित संसाधनों का समेकित प्रबंधन कर संरक्षण को बढ़ावा देने और न्याय संगत तरीके से संधारणीय उपयोग के संबंध में अध्ययन या अन्वेषण करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। बच्चे पारितंत्र प्रबंधन गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला का भी अध्ययन कर सकते हैं, जो उनको लचीलापन बढ़ाएगा तथा जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण के प्रति लोगों की जो असंवेदनशीलता है उसको वो कम कर पाएंगे। इस उपविषय के द्वारा बच्चे विभिन्न पारितंत्रों पर आधारित जो हमारा दृष्टिकोण है उसका अध्ययन और अन्वेषण भी कर सकेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि इस परियोजना में आपको करना क्या है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें आप किन किन परियोजनाओं को का चुनाव आप कर सकते हैं। कुछ प्रस्तावित परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं। इन परियोजनाओं में आप लोकल लेवल पे क्या प्रोजेक्ट टाइटल चूज करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद जो प्रोजेक्ट आपको लगता है यदि इस सब थीम पे आप काम करना चाहते हैं तो जो सब इस सब थीम में जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि इस पर हम बेस्ट काम कर पाएंगे उसको आप चयन कर सकते हैं। बस सिर्फ आपके लोकल लेवल का नाम बदल जाएगा। जैसे अभी बिहार के औरंगाबाद से एक बाल विज्ञानी का कमेंट्स आया था हमारे पास कि हमको सब थीम में कुछ पता नहीं चला कि क्या हम प्रोजेक्ट बनावे, तो उनको ये क्लियर हो जाएगा। एक राजस्थान के भिलवाड़ा से एक कमेंट आया था कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे हम क्या बनाएं इस सब थीम के अंतर्गत। तो अब आपको इस कमेंट्स डालने की जरूरत नहीं होगी। हम आशा है कि आपको क्लियर हो जाएगा और स्थानीय स्तर पे आप प्रोजेक्ट का चयन कर लेंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं कठिनाई होती है, उसके प्रोजेक्ट टाइटल के चयन में असुविधा होती है, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट्स भेजें। हम आपको आपके स्थानीय स्तर पर प्रोजेक्ट का चयन करके हम आपको रिप्लाई में भेज देंगे। बस ऐसे कि आप अपनी जगह का नाम निश्चित तौर पर दें कि जगह का नाम क्या है, स्थानीय स्तर पर क्या नाम है। चलिए आते हैं पहली प्रस्तावित परियोजना पर। पहली प्रस्तावित परियोजना है कि आत्मनिर्भरता के लिए मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर पारंपरिक कृषि उत्पादों, सब्जियों और फलों के उत्पादन के लिए अपनाए गए संधारणीय तरीकों का अध्ययन। मौसमी परिस्थितियां समझ में आती है। आपको पता होगा कि कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो जाड़े में होते हैं, कुछ ग्रीष्म ऋतु में होते हैं, कुछ बसंत की ऋतु में होते हैं, कुछ वर्षा ऋतु में होते हैं। विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न तरह के फल
और सब्जियों का आप आनंद लेते हैं। लेकिन मौसम की जो परिस्थितियां हैं वो बदल भी सकती हैं। जैसे कभी आप देखते हैं कि कभी ऐसा आता है कि बारिश बिल्कुल नहीं होती। इस वर्ष जो है इधर नॉर्थ बिहार के इलाके में बारिश जो है औसत से बहुत कम हुई, और बहुत ऐसे जगहों पर खासकर राजस्थान या ऐसे सुदूर जगहों पे जहाँ पे बारिश नामात्र की हुआ करती थी, वहाँ औसत से बहुत अधिक बारिश हुई। तो मौसम परिस्थितियां बदली, कभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, कभी कम पड़ती है, कभी ठंडक बहुत ज्यादा होती है, कभी कम पड़ती है। तो वहां का जो फसल है, जो खासकर जो फल और सब्जी या फिर ये कहीं खाद्यान्न फसल है, वो निश्चित तौर पर वो अपने मौसम के प्रति अनुकूल है। जब मौसम परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, बदल जाएंगी, तो निश्चित तौर पर उनके उत्पादन पे भी असर पड़ेगा। अब असर पड़ेगा इसका अध्ययन करके नहीं छोड़ देना। जो संधारणीय तरीके हैं, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे बेहतर फल और सब्जी उगाए जा सकते हैं, उसके उत्पादन में कोई कमी न रहे, इसके तरीकों का अध्ययन आपको करना है इस प्रोजेक्ट टाइटल में। जैसे मान लीजिए कि औरंगाबाद बिहार का कोई बाल विज्ञानी यदि इस टॉपिक पे काम करना चाहता है, इसी टॉपिक पे, तो वो बता सकता है कि औरंगाबाद के जिस गांव का वो निवासी है या जिस गांव पे वो प्रोजेक्ट करना चाहता है, औरंगाबाद के इस गांव में फल एवं सब्जियों के धारणीय तरीकों का अध्ययन। अब उनको अध्ययन करना है कि किस वर्ष किसी खास मौसम में परिस्थितियां बदल गई। पहले उत्पादन क्या होता था, अभी उत्पादन क्या हुआ, और यह उत्पादन यदि कम नहीं हुआ प्रतिकूल परिस्थिति में, तो कृषकों ने कौन सी पद्धति अपनाई और वो वाकई में कारगर हुआ। तो आप समझिए कि कितना बेस्ट प्रोजेक्ट हुआ। आपके प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा भारतवर्ष जान जाए पूरी परिस्थितियां आती है, तो इस फल की खेती चाहे इस सब्जी की खेती के लिए ये विधि अपनाई जाए, तो इसके उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रोजेक्ट को आप समझ गए। आप ऐसा नहीं है कि पूरा फल और पूरा सब आपके इलाके में सब फल, टोटल फल नहीं होता होगा, टोटल सब्जियां नहीं उगती होंगी। तो जो खास तरह की सब्जियां, एक दो सब्जी ही स्टडी के लिए आप ले सकते हैं, एक दो फल ही आप स्टडी के लिए ले सकते हैं। यदि फल या सब्जी कोई पार्टिकुलर लिए हैं तो उनका नाम भी खोल दीजिए। एकदम टाइटल जो है प्रोजेक्ट का इतना क्लियर हो कि जो भी वहां पे जो भी मेंबर्स हैं उनको एकदम क्लियर हो जाए कि यह बाल विज्ञानी आखिर किया क्या है और क्या प्रदर्शित करना चाहते। क्लियर हो गया? तो मेरे हिसाब से आप पहले जो परियोजना सुझाए हैं उस करना चाहें, बहुत अच्छा काम है। और यदि इसमें आप परियोजना शीर्षक का चुनाव करना चाहें तो आप चुनाव कर पाएंगे। आते हैं दूसरी प्रस्तावित परियोजना। दूसरी प्रस्तावित परियोजना है कि में सूक्ष्म जीवों तथा कवक का उपयोग मानव स्वास्थ्य लाभ का अध्ययन। सबसे पहले तो आप प्रोबायोटिक्स को समझें। प्रोबायोटिक्स एक सूक्ष्म जीव है जो मानव के लिए उपयोगी है। जैसे आप जब कभी बीमार पड़ते हैं या आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, तो वो बीमार पड़ने पर यदि इन्फेक्शस डिजीजेज है, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया या इन्फेक्शस डिजीजेज है, तो डॉक्टर्स उनको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का पूरा डोज चलता है। डोज के बाद आप देखेंगे कि उसके बाद जो पेशेंट है, वो पेशेंट को खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख कम लगती है, वो वीक होने लगता है। तो बाद में फिर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको मल्टीविटामिन देते हैं या प्रोबायोटिक्स देते हैं। मल्टीविटामिन या प्रोबायोटिक्स क्यों देते हैं, हम सूक्ष्म जीव क्यों देते हैं खाने के लिए?
सूक्ष्मजीव, एक तो सूक्ष्मजीव को हम मारे हैं और एक सूक्ष्मजीव हमको आहार के माध्यम से दिया जाएगा। तो देखिए सभी सूक्ष्मजीव हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमारे लिए उपयोगी भी है। ये प्रोबायोटिक्स, कुछ बहुत सारे प्रोबायोटिक्स जो हमारी आंतों में पाए जाते हैं, और आंतों में विभिन्न प्रकार के जो सरल खाद्य पदार्थ हैं, विटामिन हैं, खनिज लवण हैं, इनके अवशोषण में मदद करते हैं। और यदि ये ना हो तो हम विटामिन खाएंगे भी या विटामिन युक्त आहार भी लेंगे, मिनरल्स युक्त आहार भी लेंगे, और यदि इनकी कमी है आंत में तो इनका अवशोषण ही ब्लड सर्कुलेशन में नहीं होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन में अवशोषण नहीं होगा तो इसका उपापचय प्रक्रम हो नहीं पाएगा कोशिका के अंदर, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स जो है, यह प्रोबायोटिक्स का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे स्थानीय स्तर पर उगा सकते हैं, और यदि इसका हम उपयोग करें तो इससे हमारी इम्यूनिटी क्षमता, या यूं कहें कि कुपोषण जनित जो व्याधियां हैं उससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। कवक में भी कई तरह के कवक का आहार के रूप में यूज होने लगा, तो कवक का जो यूज आप जानते होंगे, कवक पे भी आप काम कर सकते हैं। इस पे लेकिन कवक पे काफी काम हो चुका है, प्रोबायोटिक्स पे आप काम करें तो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो यह इसका उपयोग करके मानव स्वास्थ्य पर क्या लाभ होगा, जैसे प्रोबायोटिक्स, पहले वो विटामिन लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं। जो प्रोबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर, वो कितना बीमार पड़े, उनकी इम्यूनिटी क्षमता क्या रही है, वो वर्ष में कितना बीमार पड़े। ऐसे 10 व्यक्ति का चयन कीजिए जो प्रोबायोटिक्स लेते हैं, ऐसे 10 व्यक्ति का चयन कीजिए जो प्रोबायोटिक्स नहीं लेते हैं, दोनों कितना बीमार पड़े, दोनों की बीमारी में खर्च क्या आया, इस सब का आकलन कीजिएगा तो आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रोबायोटिक से फायदा हुआ नहीं हुआ स्वास्थ्य पर। हाँ, प्रोबायोटिक्स वाले ज्यादा बीमार पड़े, प्रोबायोटिक्स नहीं लेने वाले ज्यादा बीमार पड़े। कुपोषण जनित व्याधियां किसमें ज्यादा हुई, प्रोबायोटिक्स वाले में, कि माल न्यूट्रिशन प्रोबायोटिक्स नहीं लेने वाले में हुआ। तो इस प्रोजेक्ट का आप चयन कर सकते हैं, वो यहाँ भी आप लोकल जगह का नाम दे करके, जैसे सिलचर में, सिलचर तो एक बहुत बड़ा जगह है, सिलचर से भी एक कमेंट आया था एक बाल विज्ञानी का, इसलिए सिलचर याद है। तो सिलचर का जो भी गांव है आपका या जो भी टाउन है आपका, वहाँ पे लोगों में प्रोबायोटिक्स के सेवन का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन, चूंकि मानव पे प्रोबायोटिक्स का सेवन आप दिखा गए, स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन आप कर सकते हैं। तो सेकेंड जो आपको परियोजना का सुझाव दिए हैं उस पर भी आप काम कर पाएंगे निश्चित तौर पे। नया चीज है प्रोबायोटिक्स, इस पर आप काम कर सकते हैं। कवक पे काफी काम हो चुका है, इसे कवक भी आप बना सकते हैं। तीसरा है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु कृषि भूमि में आर्द्रता, जल धारण क्षमता तथा कार्बनिक कार्बन के संभरण का अध्ययन, मेंटेनेंस। अब जैसे देखें, अभी आपको हम ऊपर में बताएं कि मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, तो अब पौधे की वृद्धि के लिए तो जल चाहिए, निश्चित तौर पर जल चाहिए। मिट्टी की अपनी जल धारण क्षमता होती है, हर जगह की मिट्टी की अपनी जल धारण क्षमता है। ये आप मृदा का जो टाइप्स पढ़ते हैं उसमें आप जानते हैं, ऐसे हम फिर अगले कुछ वीडियोज में हम आपको बताएंगे इस सब के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मिट्टी के डिफरेंट टाइप्स हैं, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, सब में जल धारण क्षमता अलग अलग होती है। आप अपने गांव की मिट्टी तो नहीं बदल पाएंगे, लाल मिट्टी है तो उसको काली मिट्टी तो आप नहीं बना देंगे, लेकिन आप क्या ऐसा कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा सुझाव दीजिए, या आपके जो कृषक पहले से इस सुझाव को ले रहे हैं उस सुझाव को अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया तक लाइए कि उसमें क्या मिला दिया जाता है कि उस मिट्टी की जल धारण क्षमता पहले से बढ़ जाती है। जब जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर मिट्टी की जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो उसमें कार्बनिक कार्बन है, कार्बनिक कार्बन का अर्थ है कि कार्बन से ही जो कार्बन प्राप्त हुआ, जैसे मान लीजिए कि उसमें आपको
नीचे जो अब कटाई के बाद जो नीचे का हिस्सा बच जाता है, ठीक है, उसको जो अगर जला दिया जाता है तो क्या होगा, वह जलाने से, देख पराली जलाने से क्या हुआ, दिल्ली में प्रदूषण फैल गया, काफी हंगामा हुआ। तो एक तो एयर पॉल्यूशन होगा, और यदि उसको मिट्टी में ही मिला दिया जाए तो मिट्टी को जो कार्बनिक पदार्थ है या अन्य पोषक तत्व उनकी पुनर्पूर्ति हो जाएगी। तो इस संबंध में क्या आपके जो कृषक हैं, आप तो खेती करते नहीं हैं, आपके पापा करते होंगे या फिर आपके गांव के कृषक करते होंगे, तो जो खेती कर रहे हैं वो क्या टेक्निक्स अपनाते हैं कि कम खाद में, कम उर्वरक में उनका काम चल जाता है, उनके उत्पादन क्षमता में मौसमी प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ता है, और जल की जो धारण क्षमता है, जो जल कह रहे हैं, मिट्टी की जो धारण क्षमता है, जो सॉइल का जो ह्यूमिडिटी पावर है, उसको वो कैसे बढ़ाते हैं। आप इसको, आप इस पर स्टडी करके, आप आंकड़ा ला करके, ग्राफ के माध्यम से दिखा करके, उस मेथड्स को दिखा करके आप प्रोजेक्ट्स को अच्छा बना सकते हैं। इसमें भी आप प्रोजेक्ट टाइटल के चयन में अपने स्थानीय स्तर का चुनाव कर सकते हैं कि जहाँ का आप दिखाना चाहते हैं, जिस गांव का या जिस क्षेत्र का दिखाना चाहते हैं, वहाँ का आप चर्चा करते हो, इस प्रोजेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, इस पे भी आपका स्टडी रहेगा। अगला प्रस्तावना जो हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि फूलों की खेती का पारितंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। देखिए, फ्लोरिकल्चर जो है वह काफी मात्रा में बढ़ गया है, खासकर बंगाल के कुछ इलाकों में काफी अब फूलों की खेती होती है, क्योंकि फूलों की खेती न बरन देवताओं को अर्पित की जाती है, हाँ, बल्कि जो जितने भी मंदिर है वहाँ आप देखेंगे कि काफी मात्रा में हर सालों भर फूल मिल जाते हैं मंदिर के पास वहाँ अर्पित करने के लिए। साथ ही यदि कोई चुनाव की रैलियां हैं, वहाँ देखेंगे कि वहाँ फूल का माला पहनाया जाता है। अगर कोई फंक्शन है वहाँ फूल से सजाया जाता है, या फिर अगर शादी हो रही है तो बारात पर जो निकलती है, दूल्हे जिस गाड़ी में बैठते उस गाड़ी को फूलों से सजाया जाता है। तो फूल का जो डिमांड बढ़ रहा है पूरे देश स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में, तो जो हमारे फूल जो अपने बगीचों में निजी फूल होते हैं उससे काम नहीं चलता। तो बृहद पैमाने पर फूल कमर्शियल रूप ले रहा है, व्यावसायिक रूप ले रहा है। तो फूल की खेती जिस खेत में होती थी, ठीक है, उस खेत में तो पहले खाद्यान्न हुआ करते होंगे, सब्जियां उपजती होंगी, फल उपजते होंगे। यदि उन जगहों का उपयोग फूल की खेती में किया जाने लगा तो पारी तंत्र पर क्या इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। यह तो आपके स्टडी का विषय होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पहले तो आपको नहीं बता देंगे। आपको स्टडी करके उस पर आप ले आना है कि फूल की खेती यदि हो रही है तो उस खेत का पहले क्या यूज होता था, वहां का पानी तंत्र कैसा था, बैलेंस था कि अनबैलेंस था। अब फूलों की खेती होने लगी तो पानी तंत्र बेहतर हुआ कि खराब हो गया। इकोनॉमिकली पहले जो है सब्जियों से उसको ज्यादा आमदनी होती थी कृषकों की, कि फूलों की खेती से आमदनी होती थी, कि उसकी ये तुलनात्मक अध्ययन करके यहाँ आप ला सकते हैं इस प्रोजेक्ट पर। यह भी कि आत्मनिर्भरता है, जो फूल की खेती करने वाले किसान हैं उनका पूरा परिवार इस खेती में लगा हुआ है और वे आत्मनिर्भर हैं, उनको किसी के यहाँ रोजगार तलाशने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अगला जो है आपको प्रोजेक्ट का जो हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि स्थानीय संदर्भ में खाद्यान्न उत्पादन के लिए जैविक विधि द्वारा मृदा की उर्वरता बनाए रखने के उपायों का अध्ययन। देखिए, मिट्टी की उर्वरता तो धीरे धीरे कम होती जाती है, नो डाउट। जैसे जैसे जितना ज्यादा खेती होगी, मिट्टी में जो भी पोषक तत्व मौजूद हैं वो पोषक तत्व मिट्टी से निकल के उस फसल में चले जाएंगे। जाइलम फ्लोएम का काम ये सब आप जानते हैं। अब ज्यादा खेती होगी, मिश्रित खेती यदि नहीं होगी तो क्या होगा कि ज्यादा खेती होगी और मिश्रित खेती नहीं होगी तो धीरे 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 उस मिट्टी की उर्वरा क्षमता घटती चली जाएगी। हाँ, अब इसकी पुनर्पूर्ति के लिए आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं,
जिसके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये रासायनिक उर्वरक जो भी जल का बहाव क्षेत्र है वहां से वो फिर तालाबों में, नदियों में आते हैं। वहां पे जो भी जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें उनकी क्षमता बढ़ती है और पैसा भी अधिक लगता है। तो जैविक विधि से, जैविक विधि में कई विधियां हैं, वर्मी कंपोस्ट है ना, कृमि या फिर गोबर वगैरह का जो मैन्योर है उससे जो है उसकी उर्वरता है। या भी आपको बताए हैं कि जो फसल का नीचे वाला जड़ वाला हिस्सा या थोड़ा तना जो छोड़ दिया हो जाती है, या दलहनी फसल जो है वो नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से वहां मिट्टी में क्या होता है, विकर्ण हो जाता है। तो इस तरह से कई जैविक पद्धतियां हैं। इन जैविक पद्धतियों का उपयोग आपके स्तर पे, आपका जो भी गांव है, जो भी स्थानीय जगह वहां पे क्या होता है, उपाय हैं, डिफरेंट उपाय हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दो तीन ग्रुप, किसानों का ग्रुप ले लीजिए। एक क्या मिलाते हैं, एक रासायनिक उर्वरक डालते हैं, एक जैविक में वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, एक जो है मैन्योर डालते हैं, एक वो जो, और ये कुछ नहीं डालते हैं, बस उनका उनका जो फसल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो डाल देते हैं, कोई मिश्रित खेती करते हैं। तो सभी तरह के किसान एक ही तरह का उपाय नहीं करते होंगे पूरे गांव का, वो विभिन्न पद्धतियां अपनाते होंगे। उसमें से कोई 3-4 पद्धतियां सेलेक्ट कीजिए और उन पद्धतियों का आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, और उस तुलनात्मक अध्ययन पर जो रिजल्ट्स आया आपका, उस रिजल्ट्स के आधार पर किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कौन सी पद्धति ज्यादा बेस्ट है, जो इकोनॉमिकली भी लो कॉस्ट का है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। इकोसिस्टम को आपको बेस में रखना है, पर्यावरण के अनुकूल भी है, ठीक है। पावी तंत्र को उससे कोई नुकसान नहीं बल्कि संतुलित पावी तंत्र बन रहा है, और इससे आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। जो भी वो जैविक पद्धति अपना रहे हैं, जैविक पद्धति में तो अकेले पूरा बना नहीं लेंगे, उसमें एक ग्रुप होगा किसानों का या कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी, उससे सबको रोजगार मिलेगा, जो भी उसमें जुड़े हुए पर्सन से उनको रोजगार मिलेगा। तो इससे जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता भी इससे बढ़ेगा, उसको भी इससे आपको जोड़ सकते हैं। इस टॉपिक पे भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। अगला जो प्रस्तावित परियोजना है कि आय में वृद्धि की संभावना हेतु तालाब के पावितंत्र का अध्ययन। देखिए, तालाब में पावितंत्र जानते हैं, तालाब में कई तरह के जीव जंतु हैं और पशु पक्षी भी हैं। पक्षी का मतलब जैसे बत्तख देखते हैं, हंस देखते हैं, मछलियां आप देखते ही हैं, सिंघाड़ा की खेती होती है, मखाना की खेती मिथिलांचल में काफी होती है। तो इस तरह से कमल का फूल तालाब में हो सकता है। तो इस प्रकार से आप तालाब का जो पावी तंत्र है, उस पावी तंत्र में थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसका समुचित उपयोग कैसे कर सकते हैं कि उसका दो पहलू रहे। एक तो पावी तंत्र संतुलित रहे, पावी तंत्र पर कोई इफेक्ट ना हो, बेहतर बने, और दूसरा उससे आय भी आने लगे। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा मछली डाल देंगे तालाब में, तो मछली डाल देंगे तो फिर पेड़ पौधों के लिए फिर उतना जो है आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। आप यदि ज्यादा पेड़ पौधे डाल देंगे उसमें, सिंघाड़ा या इसकी खेती करेंगे, तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी, वो कम हो जाएगा, तो मछलियां वगैरह जिंदा नहीं बचेंगी। तो इस प्रकार से आप क्या संतुलित रूप से आप तालाब में क्या ऐसा चेंजिंग करेंगे कि वो आय का एक बेहतर साधन बने, क्या सुझाव देंगे। आपके हर गांव में लगभग तालाब तो होता ही है, उस तालाब में क्या बेहतर तरीके अपनाए जा सकते हैं और अपनाए जा रहे हैं, जा सकते हैं, वो आपको संभावना में नहीं ले जाना, अभी क्या अपनाए जा रहे हैं, उससे क्या आय आ रहा है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है वो आप बता सकते हैं, और कुछ बेहतर करके आप वहां दिखाना भी आपको है। तो इस प्रोजेक्ट पे भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पे आप गांव का नाम ले लेंगे, है ना। मान लीजिए परसौनी में स्थित तालाब के पावी तंत्र होने वाले
तालाब से होने वाले आय कहते हैं। आय में वृद्धि की संभावना है तो परसौनी गांव के लाभ कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है। अगला जो प्रस्तावित परियोजना है कि बहु या मिश्रित खेती का कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महत्व कहते हैं। बहु या मिश्रित खेती समझते हैं ना, मैंने एक साथ कई फसलों को उगाया जाना। तो मिश्रित खेती में कुछ लाभ भी है, कुछ हानि भी है। फसल को चुनने में परेशानी होगी, जब पक जाएगा तो फसल को चुनने में परेशानी होगी, लेकिन इसका लाभ क्या है कि फसल को कई तरह के पोषक तत्वों की पुनर्पूर्ति हो जाती है, और साथ ही अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है, इकोनॉमिकली या कैसे बेनिफिशियल। अब मान लीजिए कि गेहूं के खेतों में अक्सर देखते हैं कि सरसों उगाया जाता है या चना उगा दिया जाता है। अब देखें कि गेहूं में भी प्रोटीन पाया जाता है, और चना यदि दलहन फसल अगर उगा दिया जाता है तो दलहन पौधे से उस गेहूं के को नाइट्रोजन की पुनर्पूर्ति हो जाती है। अब आप बताइए कि गेहूं ज्यादा महंगा बिकता है कि चना ज्यादा महंगा बिकता है, या आप जो महंगा खरीद के लाते हैं वही महंगा बिकता होगा, तो निश्चित तौर पर चना ज्यादा महंगा बिकता है। ठीक है, तो आप अगर मिश्रित खेती करते हैं या बहुफसली कृषि करते हैं तो एग्जाम्पल बताएं, जैसे कई एग्जाम्पल सोच सकते हैं, सब्जियों में भी ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है, और आप स्थानीय स्तर पर आपका कौन कौन सा, कुछ किसान, सारे किसान तो ऐसा नहीं करते होंगे, कुछ किसान जो इस तरह की पद्धति अपनाते हैं उन किसानों का अध्ययन आप कर सकते हैं, और उस अध्ययन को आप आंकड़ाबद्ध कर सकते हैं कि ये किसान फलाना 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 फसल करके मिश्रित खेती कर रहे हैं, ये फलाना 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 करके मिश्रित खेती कर रहे हैं। एक वर्ष में अब 4-5 किसान का आंकड़ा लिए, एक वर्ष में इनकी आय इतनी हुई, इनकी ये हुई, इनकी ये हुई, इनकी ये हुई, है ना, और उस हिसाब से तुलनात्मक निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि जो किसान सी है, मान लीजिए सी किसान का जो आय सबसे बेहतर हुआ, इसका अर्थ है कि इस तरह की मिश्रित खेती यदि अपनाई जाए तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ आय बढ़ सकती है। ठीक है, और अंतिम जो प्रस्तावित परियोजना इसमें है उसका सुझाव आपको दें कि एक विशिष्ट क्षेत्र में वर्तमान में उगाए जाने वाले फसलों की वैकल्पिक व्यवस्था का पारितंत्र पर प्रभाव। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे किसान आपको ऐसे मिलेंगे जो कोई खेती करते हैं, उस खेती से संतुष्ट नहीं है, वो माइंड मेकअप करते हैं कि भाई मान लो कोई गन्ना का खेती करते हैं, गन्ना में बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक से मिल वाले जो है सही दाम हमको नहीं दे रहे हैं या समय पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे हम कैसे खेती करेंगे, तो शिफ्ट करते हैं मान लीजिए फूल की खेती पर, शिफ्ट करते हैं मान लीजिए सब्जियों की खेती पर, शिफ्ट करते हैं फलों की खेती पर। तो इस व्यवस्था का, ठीक है, पारितंत्र पर क्या प्रभाव होगा, इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है, इसका स्टडी करके लाना। सिर्फ संभावना में प्रोजेक्ट नहीं बनेगी कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किए तो ऐसा हुआ, जिससे निष्कर्ष ये निकला। तो इस प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से कई परियोजनाएं, इसके अतिरिक्त भी कई तरह की है, जब इतना आप वीडियो में सुने हैं इतनी बातें, तो कई तरह की कुछ अन्य परियोजनाएं भी आपके दिमाग में आई होगी निश्चित तौर पर, जो इस सब थीम से रिलेटेड होगा, आप उसको भी बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रोजेक्ट के रूप में ला सकते हैं। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और यदि इस सब थीम पे आप काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस प्रोजेक्ट का चयन कर लेंगे। अगले वीडियो में हम जो सब थीम, आपका लास्ट सब थीम है 5, उस सब थीम 5 पर बहुत सारे जो भी इनोवेटिव जो आइडियाज हैं, प्रोजेक्ट आइडियाज, उसको लेकर हम आएंगे। जो अगला आपका सब थीम है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, बहुत अच्छा सब थीम है कि पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए जो तकनीकी नवाचार है, उस तकनीकी नवाचार में आप क्या नवाचार ला सकते हैं, इस सब थीम को लेकर हम अगले वीडियोस में आएंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो NCSC से रिलेटेड वीडियोज हैं वो सीधे आप तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में हम सब थीम 5 के प्रोजेक्ट आइडिया के साथ आपसे पुनः मिलते हैं।